आखिर ये काव्य शास्त्र क्या है, काव्य लक्षण और काव्य हेतु में क्या अंतर है, और ये काव्य प्रयोजन कौन सी बीमारी का नाम है। आगे दोस्तों इन सभी को हम पूरे डिटेल में तो समझने ही वाले हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये काव्य शास्त्र होता क्या है। तो काव्य शास्त्र जो है इसका अर्थ होता है कविता का शास्त्र। काव्य यानी कविता, और इसका जो शास्त्र है इसी को ही काव्य शास्त्र कहा गया है। तो दोस्तों काव्य शास्त्र शब्द से तो आप लोग परिचित हो गए होंगे। अब करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो काव्य शास्त्र की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं परिभाषा। काव्य शास्त्र यानी कि वह शास्त्र जिसमें हम काव्य के विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं। अब ये विविध पक्ष क्या हैं? विविध पक्षों में आ जाते हैं हमारे काव्य के कुल मिला के 10 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 10। काव्य स्वरूप, काव्य स्वरूप के अंतर्गत ही हम काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इन सभी का मतलब अध्ययन करते हैं। शब्द शक्ति, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, रस, नाट्य विधान, नाटक करने का विधान, दोष, गुण, रीति, अलंकार, यानी कि इन 10 विविध पक्षों का हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य स्वरूप के एक प्रकार के बारे में, यानी कि आपको मतलब सबसे पहले इसे ही जानना होगा कि काव्य लक्षण होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं काव्य लक्षण की। काव्य लक्षण, काव्य शास्त्र के संबंध में सबसे बड़ी जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि वस्तुतः जिस काव्य पर शास्त्र लिखा जा रहा है उसका स्वरूप अथवा उसका लक्षण क्या है। यानी कि दोस्तों जिस भी शास्त्र पर काव्य लिखा जा रहा है उसका स्वरूप क्या है और उसका लक्षण क्या है। वे कौन कौन से तत्व हैं जो काव्य को प्रमाणिक सिद्ध करते हैं। यानी कि काव्य, और यहाँ पर देखो काव्य का मतलब होता है कविता, ठीक है। तो जो काव्य शास्त्र है इसका मतलब एक आप ये भी लिख लेना, कविता का शास्त्र, ठीक है। काव्य शास्त्र यानी कि कविता का शास्त्र, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कविता का शास्त्र भी कहलाता है। संस्कृत के आचार्य, जो कविताएं आपके आधुनिक समय में जो नई कविताएं लिखी जा रही हैं उनकी भी बात यहाँ पर हो सकती है। संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से काव्य के लक्षण बताए हैं, क्योंकि दोस्तों देखो एक हर आचार्यों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो कोई रस को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, तो कोई काव्य में अर्थ को, कोई शब्द को, इस प्रकार से अलग अलग आचार्य हैं। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से, जिसका जो भी दृष्टिकोण था उसके हिसाब से काव्य के अलग अलग लक्षण बताए हैं। किसी भी वस्तु की परख उसके अंतर्बाह्य स्वरूप से की जाती है। अंतर्बाह्य यानी कि अंदर की, और बाह्य यानी कि बाहर की, यानी कि आंतरिक और बाह्य स्वरूप से की जाती है किसी भी वस्तु की परख। और भिन्न भिन्न आचार्यों ने इसके संबंध में बहिरंग यानी कि बाहर के और अंतरंग यानी कि अंदर के लक्षणों की छानबीन की। बहिरंग तत्व काव्य के शरीर का शोभावर्धन करते हैं, यानी कि जो काव्य के बाहर के तत्व होते हैं वह एक प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य का जो शरीर होता है, मुख्य जो बॉडी होती है उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वस्तुतः ये काव्य के बाहरी चिन्ह होते हैं। इसके अंतर्गत काव्य के बाहरी स्वरूप, उसके अंग, उसके संगठन यानी कि अंग सौष्ठव, उसके आभूषण यानी कि अलंकारों का जो वर्णन है। आभूषण को आप लोग जानते हो ना, अलंकार ही आभूषण कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वो जो धर्म होते हैं, आप लोगों ने नवी में पढ़ा होगा नवी क्लास में, तो ये उनका वर्णन किया जाता है। अंतरंग तत्व वे होते हैं जो काव्य के प्राणवान होते हैं, मतलब काव्य को एक प्रकार से ऊर्जा देते हैं, प्राणवान बनाते हैं। ये तत्व काव्य के भीतर ही प्राप्त होते हैं और कहीं बाहर नहीं। रस, भाव ऐसे ही अंतरंग लक्षण है, यानी कि रस है जो, यह काव्य का आंतरिक लक्षण है। यदि ध्यान दे तो ज्ञात होता है कि मम्मट का जो काव्य लक्षण है वह बहिरंग है, तथा विश्वनाथ और जो जगन्नाथ हैं इनका जो काव्य लक्षण है ये अंतरंग है। अब हम 2 विद्वानों की मतलब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं काव्य लक्षण के बारे में, और ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 विद्वानों की चर्चा करेंगे। आई थिंक मैंने 2 ही विद्वानों को, हाँ 3 विद्वान हैं, तो 3 विद्वानों की मैं चर्चा करूंगा, एक भामह की, फिर दंडी की और एक वामन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भामह का जो काव्य लक्षण है। तो भामह ने सीधी सी बात कही है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि भामह के मतानुसार शब्द और अर्थ इन दोनों की सहितता ही काव्य है। शब्द और अर्थ याद रखना, ये मतलब उसमें आ जाता है, ये लाइन आ जाती है नेट JRF में भी आया है ये वाला कि शब्दार्थो सहितम
काव्यम ये किसने लिखा है, तो इसमें भामह था। ठीक है, और आपके एमए में मतलब ऑब्जेक्ट में आ जाता है, तो मतलब याद रखना आपको कि शब्दार्थ सहितम काव्यम, ये भामह ने लिखा है। अब बात करते हैं दूसरे कवि जो कि हैं दंडी। दंडी का काव्य लक्षण। दंडी अपने ग्रंथ काव्य दर्श में अपने पूर्व आचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, अतः प्रजाना व्युत्पत्ति अभिसंधाय सूर्य वाचा विचित्र मार्गाड़ा निबंधु क्रियाविदम ते शरीरम काव्याना मंडलकारच्च दर्शनता। ठीक है, और ये जो दंडी जी हैं इनका जो काव्य दर्श है, एक बात और याद रखना, जो दंडी जी हैं इन्होंने काव्य दर्श लिखा है उसके पहले मतलब जो भाग है उसके 90 एक प्रकार से सर्ग टाइप का उसमें लिखा है। इसका जो अर्थ है क्या होता है, प्रजाजनों की व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर प्राचीन विद्वानों ने विभिन्न मार्गों से युक्त काव्यवाणी की रचना के प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने काव्य के शरीर तथा उसके अलंकारों का वर्णन किया है। तो दंडी जी ने सीधी सी बात है काव्य के शरीर और अलंकारों का वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे जो काव्य लक्षण पर जिन्होंने अपनी वक्तव्य दिए, वो है आचार्य वामन। इनका काव्य लक्षण, वामन की जो मत स्थापना है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने भामह और दंडी की तुलना में काव्य की आत्मा पर भी विचार किया है। उन्होंने काव्य का मौलिक लक्षण प्रस्तुत करते हुए जो अपना ग्रंथ है काव्य अलंकार, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है, तो ये है वामन का। ठीक है, इसकी सूत्रवृत्ति में लिखा है, अब जो काव्य अलंकार की जो सूत्रवृत्ति है उसी की ये लाइन है। ठीक है, ये याद रखना कि काव्य अलंकार की जो सूत्रवृत्ति है उसी की ये लाइन है, काव्यम ग्राहम अलंकारत सौंदर्य अलंकारम सा दोष गुण अलंकार दानाभ्ययम। ठीक है, मतलब मेरे से संस्कृत उतनी ज़्यादा बेटर नहीं बनती, तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए तो यार मतलब समझ लेना कि तुम्हारा भाई हिंदी पढ़ा रहा है, मतलब संस्कृत नहीं पढ़ा रहा है। कुछ ऐसा होता है कि मेरे से मतलब संस्कृत में थोड़ा सा मतलब जीभ है ना, वो बोलते हैं ना ट्विस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, चलो ठीक है। इन्होंने कहा है जो काव्य अलंकारों से ही ग्रहणीय होता है, जो काव्य है वह अलंकारों से ही ग्रहणीय होता है, अलंकार ही सौंदर्य है, वह दोष रहित गुण संपन्न और अलंकारों से युक्त होता है। इन तीनों तत्वों से ही जो काव्य है वह ग्रहणीय होता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि एक प्रकार से अलंकार हैं, इन्हीं से ही काव्य क्या होता है, ग्रहणीय होता है। अब इसके अलावा भी कई और विद्वान हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर तो मैंने केवल 3 ही विद्वानों का नाम लिया है। अब कई और विद्वान जैसे कि आनंदवर्धन हो गए हमारे, इन्होंने भी काव्य लक्षण पर बात की। हमारे कुंतक हैं, कुंतक ने भी काव्य लक्षण पर बात की। कुंतक ने एक प्रकार से उन्होंने जो काव्य लक्षण की बात की इनसे अलग थी। ठीक है, उनकी जो काव्य के प्रति जो काव्य लक्षण की जो स्थापना थी वह अलग ही विशिष्ट थी। ठीक है, तो मतलब अलग अलग विद्वानों ने बात की है। जैसे मम्मट है, मम्मट ने भी मतलब काव्य लक्षण पर बात की है। तो मैंने सभी का नहीं बताया, मैंने केवल 3 ही का बताया। ऐसे तो यदि मतलब नाम गिनाने में लग जाऊं तो विश्वनाथ हैं, उन्होंने काव्य लक्षण पर बात की है, विश्वनाथ ने बात की है। और यदि बात की जाए पंडित राज, एक जगन्नाथ जी हैं, हाँ जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ मान लो। ठीक है, इन्होंने बात की है काव्य लक्षण पर। और हमारे बागभट्ट ने बात की, हेमचंद्र ने बात की है। तो अलग अलग विद्वानों ने बात की है। तो मैंने केवल 3 ही विद्वानों के नाम बताए हैं, और इन्हीं के मतलब इनको याद रख लेना, एक प्रकार से आपको आंसर इससे आपको आंसर राइटिंग में फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम बात करते हैं काव्य हेतु की। काव्य हेतु, काव्य लक्षण का निहितार्थ होता है। काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है। जो काव्य लक्षण है उसमें जो अर्थ होता है, जो निहित होता है, उससे अपन को पता चलता है कि काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है और काव्य की परिभाषा क्या है। जबकि काव्य हेतु यह प्रश्न उठाता है कि काव्य की जो सृजन प्रक्रिया है वह क्या है। काव्य हेतु मतलब किस लिए लिखा गया। ठीक है, और अर्थात काव्य कैसे निर्मित होता है, काव्य कैसे बना, काव्य का सृजन के क्या कारण हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है काव्य का सृजन क्यों कर रहा है, उसके मन में मतलब उसकी जो प्रतिभा है, इसमें प्रतिभा की बात होती है काव्य हेतु में।
तो काव्य सृजन की क्या कारण है अथवा हेतु या निमित्त क्या है, काव्य सृजन का हेतु क्या है, काव्य सृजन का निमित्त क्या है। काव्य सृजन की वांछा तो अनेक जन करते हैं, मतलब बात तो अनेक जन करते हैं, जिसके लिए यत्न भी किए जाते हैं, किंतु कभी वे होते हैं जो सृजन करने में सफल होते हैं। देखो काव्य सृजन मतलब कविता बनाने की बात तो कई लोग करते हैं, लेकिन कभी वे ही होते हैं जो सृजन करने में सफल होते हैं, जो उसको सृजन भी कर लेते हैं। कितने कवियों पर माँ सरस्वती कृण करती हैं, यही प्रश्न संस्कृत के आचार्यों को आंदोलित करता रहा है। अनेक कवि सृजन तो कर लेते हैं, किंतु क्या वे उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच पाते हैं? नहीं। भारत में तो लाखों कवि हैं जो मतलब काव्य का सृजन करते हैं, लेकिन सभी थोड़ी उसकी उत्कृष्टता पर पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। उत्कृष्ट काव्य सृजन ही काव्य और कृति काव्य की सफलता होती है। यानी कि एक प्रकार से यहाँ बताया गया है, उत्कृष्ट काव्य सृजन ही काव्य और कृति कवि की सफलता होती है। इस सफलता की प्राप्ति के लिए कवि को प्रयत्न करना पड़ता है कि और प्रयत्न को बार बार है अभ्यास द्वारा परिमार्जित करना पड़ता है। कभी कभी अभ्यास करने पर भी लोक शास्त्र के ज्ञान के अभाव में सफलता का चरम प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में अनेक प्रश्न संस्कृत आचार्यों के चिंतन मनन के विषय बने थे। उन्होंने इस विषय पर बहुविध कोणों से यानी कि कई कोणों से परीक्षण कर कतिपय निष्कर्ष दिए थे। काव्य की जो सृजन प्रक्रिया है उसके संबंध में किसी विद्वान ने कहा है कि साधारण मानव भी संवेदनशील और विचारशील होता है। देखो कोई हर व्यक्ति मतलब ये बात तो क्लियर है ना, साधारण मानव भी संवेदनशील होता है और विचारशील होता है, किंतु वह अनुभूति जो उसकी अपनी अनुभूति है उसको छंदोबद्ध करके उसे संवेद्य नहीं बना सकता। हर मानव एक प्रकार से अपनी अनुभूति को छंद में बद्ध करके, ठीक है, छंद युक्त रचना रच नहीं सकता। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है। जैसा कि कवि काव्य का सृजन करता है, जैसा कि कोई अन्य कवि है, और यहाँ पर अन्य कवि और साधारण मानव की बात की गई है, उन दोनों की एक प्रकार से तुलनात्मक बात की गई है। अब बात करते हैं काव्य सृजन। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है अपादान, दूसरा होता है निमित्त कारण। अपादान कारण जो है जो कार्य के साथ नित्य संबंध रखने वाले होते हैं, जैसे कि मिट्टी और घड़े का संबंध, ये अपादान कारण मतलब एक प्रकार से अपादान कारण कहलाएगा। निमित्त कारण क्या है? जो कार्य के साथ अनित्य संबंध रखते हैं, जैसे घड़े और कुम्हार का संबंध है, ये अनित्य संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से काव्य के जो सृजन है उसके दो कारण होते हैं। अब संस्कृत जो आचार्य हैं इन्होंने एक प्रकार से चार मूल कारण बताए हैं। इन्होंने काव्य सृजन के चार मूल कारण बताए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। इन चारों मूल कारणों की हम डिटेल में जो चर्चा है आगे किसी और वीडियो में हम कर लेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने काव्य सृजन के चार मूल कारण बताए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। अब हम दोस्तों बात करते हैं काव्य प्रयोजन की। तो जो काव्य प्रयोजन है, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करता है। कोई वैज्ञानिक तो कोई कलाकार बनना चाहता है। उसके लक्ष्य निर्धारण में आत्मतोष के अलावा आर्थिक लाभ और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। कभी कभी नैतिक मूल्य और सामाजिक उन्नयन का उद्देश्य भी उसमें निहित होता है। चूंकि कभी भी एक सामाजिक प्राणी है, अतः काव्य सृजन हेतु वह कतिपय प्रयोजनों से जुड़ा हुआ होता है। महाकवि जो तुलसीदास हैं ने भले ही यह कहा हो कि उन्होंने राम कथा स्वांत सुखाय लिखी है, किंतु उनकी जो संकल्पना है उसमें आदर्श समाज निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था। वे भी समाज में राम राज्य की स्थापना है उसका स्वप्न देखते थे। भारत के प्राचीन कवि और काव्य शास्त्री वेद पुराण उपनिषद धर्म जो दर्शन ज्ञाता हैं, जो धर्म दर्शन के जो ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने भी नैतिक और जागतिक मूल्य हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में काव्य प्रयोजन संबंधी स्थापनाएं प्रतिपादित की थी। काव्य सृजन मात्र सर्जक तक केंद्रित नहीं होता था, वरन उसका जो आस्वादन है, आस्वादन का मतलब होता है स्वाद लेने वाला, उसके पाठक जो पाठक हैं, पाठक भी उससे संबद्ध होता है। अतः संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए काव्य के प्रयोजनों का निर्धारण किया है। कवि के साथ साथ उसकी रचना अर्थात कृतित्व पक्ष, सर्जना और रचयिता की जो दृष्टि है उससे महत्वपूर्ण है। तो भावक जो है अर्थात
जो भावक है अर्थात सामाजिक पक्ष उपभोक्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही काव्य प्रयोजन की त्रिकोणीय संदर्भ है। अब बात कर लेते हैं काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कुछ जो आचार्य हैं उनके मतों के बारे में। आचार्य भरत हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में। काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य जो हैं वो भरत हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र में प्रयोजन पर गंभीर चिंतन किया है। मतलब ये इन्होंने काव्य का जो प्रयोजन है उस पर उसका कैसा प्रयोजन होना चाहिए इस पर गंभीर चिंतन किया है। यद्यपि उन्होंने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन की विवेचना की है, किंतु वह काव्य के संबंध में भी आलोच्य ही समझी जाती है। मतलब आलोच्य मतलब आलोचना योग्य। इसका कारण यह भी है कि भरत का नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्र की परिधि में परिगणित किया जाता है। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक पर विचार करते हुए निम्नलिखित प्रयोजन बताए हैं। धर्म यशस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम मतभेद भविष्यति। ये नाट्य शास्त्र में वर्णित है। अर्थात नाटक धर्म यश और आयु का साधक, हितकारी, बुद्धि को बढ़ाने वाला, लोकोपदेश देने वाला होता है। अब बात कर लेते हैं जो काव्य प्रयोजन है उसके संदर्भ में भामह की अवधारणा। यानी कि दोस्तों भरत के पश्चात भामह ने अधिक विस्तार से जो काव्य प्रयोजन है उसकी चर्चा की है। उनका मत है धर्मार्थ काम मोक्षाड़ा बेच छड़यम कलासुचा प्रीति करोति कृति चा साधु काव्यम निबंधनम। यानी कि दोस्तों मुझ पे भी संस्कृत थोड़ी थोड़ी बनने लगी है। ये काव्य अलंकार जो आचार्य मतलब भामह है इनके काव्य अलंकार में निहित है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया एक प्रकार से देखो, अर्थ तो मेरे को ज़्यादा मतलब संस्कृत तो मेरे को ज़्यादा आती नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्षाड़ा, धर्मार्थ यानी कि धर्म अर्थ। देखो धर्मार्थ मतलब क्या है यहाँ पर देखो, धर्म मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, धर्म अर्थ और काम मोक्षाड़ा। देखो काम मोक्षाड़ा यानी कि काम, मोक्षाड़ा यानी कि मोक्ष रूप। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप ये चारों ही देखो बेच छड़यम कला सुचा प्रीति करोति कीर्ति चा साधु काव्यम निबंधकम। ये जो चारों हैं ये पुरुषार्थों और समस्त कलाओं में, देखो कला की बात भी यहाँ पे की गई है, समस्त कलाओं में निपुणता और कीर्ति और प्रीति, ठीक है, कीर्ति और प्रीति इनके आनंद को उत्पन्न करने वाले होते हैं। कौन कौन? धर्म, मोक्ष रूप काम और अर्थ, ये सभी एक प्रकार से जो आनंद है उसको उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, मेरे को ज़्यादा उतनी आती नहीं संस्कृत, ठीक है, तो ये मतलब समझ लेना कि तुम्हारा भाई इतने ही संस्कृत में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो होता है समाप्त। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काव्य के प्रकार के बारे में। आखिर काव्य के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों की हम बारी बारी से मतलब चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों ये तो जान लिया आपने काव्य शास्त्र के बारे में। अब दोस्तों ये आप लोगों को यदि ये जानना है कि एमए हिंदी फर्स्ट सेम का जो काव्य शास्त्र का पेपर है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रकार से शानदार प्रश्नों का एक प्रकार से ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं उसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम।